हेलो प्यारे साथियों, आप सबको गुड मॉर्निंग। सभी भाइयों को वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे भाई, आप सब कैसे हो? आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। डेली करंट अफेयर्स में आज हम करेंगे करंट अफेयर्स 11 तारीख का। 11 तारीख का क्या करेंगे हम? करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का पहला वन स्टेम उत्प्रेरक केंद्र बन गया है? भारत का पहला वन स्टेम उत्प्रेरक केंद्र बन गया है। कौन बन गया है? आईआईटी कालीकट। आईआईटी कालीकट को पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र बनाया गया है, आईआईटी कालीकट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कालीकट भारत का पहला वन स्टेम उत्प्रेरक केंद्र बन गया है। यह केंद्र शोधकर्ताओं को अनुसंधान और विकास सुविधाओं तक पहुंचाने और उनका उपयोग करने में क्या करेगी? मदद करेगी। आई स्टेम भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की एक पहल है। ठीक है दोस्तों, आई स्टेम किसकी पहल है? एक विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टल का है, जो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की एक पहल है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, और इसी दिन मूंगफली से, किससे? मूंगफली के तेल से क्या बनाया गया था? इंजन बनाया गया था। मूंगफली तेल से इंजन का निर्माण किया गया था। और वो किसने किया था? आइए देखते हैं जानकारी। विश्व जैव विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1893 में इसी दिन जर्मन इंजीनियर रूडोल्फ डीजल ने मूंगफली के तेल से जलने वाला ईंधन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत की सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी बन गई है? कौन भारत की सबसे कम उम्र की FIDE की रेटेड महिला खिलाड़ी बन गई है? शतरंज की सबसे कम उम्र की कौन बन गई है? आरिनी लोहाटी। 5 साल 10 महीने की आरिनी लोहाटी सबसे कम उम्र की है, और ये दिल्ली की है। इसके बारे में जानते हैं कि आरिनी लोहाटी भारत की सबसे कम उम्र FIDE रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी है। यह 5 साल और 10 महीने की है और दिल्ली की रहने वाली है। उन्होंने 1551 की FIDE रेटिंग हासिल करके यह उपलब्धि हासिल की है, जिसे उन्हें इस उद्धृति भट्टाचार्य का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे कम उम्र की महिला है ये, बच्ची है मतलब, आरिनी लोहोटी। ठीक है दोस्तों, दिल्ली की है, 5 साल 10 महीने की है अभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रजत कांत का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? हिस्टोरियन थे वे। रजत कांत कौन थे? हिस्टोरियन, इतिहासकार थे। रजत कांत इतिहासकार थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कश्मीर में माल ढुलाई के लिए सक्षम पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया है? कश्मीर में पहला माल ढुलाई के लिए रेलवे स्टेशन बनाया गया है, और वो घाटी में पहली बार मालगाड़ी पहुंची है। घाटी में पहली बार मालगाड़ी पहुंची है, तो ये कौन है? अनंतनाग रेलवे स्टेशन, जो जम्मू कश्मीर का है और एक घाटी में स्थित है। पहली बार यहाँ पे क्या पहुंची है? मालगाड़ी पहुंची है। सीमेंट के कट्टे लेकर गई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में माल ढुलाई के लिए सक्षम पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया है अनंतनाग को घाटी का। पंजाब के रूपनगर से पहली मालगाड़ी अनंतनाग रेलवे स्टेशन पहुंची, जो कश्मीर क्षेत्र की राष्ट्रीय माल ढुलाई नेटवर्क से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी, और ये पहली मालगाड़ी पहुंची है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस देश में भूमिबद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त सम्मेलन LLDC 3, तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किसके? भूमिबद्ध विकासशील देशों पर 2025 आयोजित किया गया है? कहाँ किया गया है? LLDC 3 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ हुआ है? तुर्कमेनिस्तान में हुआ है इसका आयोजन। LLDC
क्या है ये? भूमिबद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। ये यूएन का सम्मेलन है, संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। तीसरे नंबर का है एलएलडीसी, भूमिबद्ध विकासशील देशों के लिए है। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज, एलएलडीसी का मतलब क्या होता है? लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर तीसरा यूएन का राष्ट्रीय सम्मेलन है। ये कहाँ हुआ है? तुर्कमेनिस्तान में हुआ है। इसके बारे में चलते हैं आगे कि 2025 में स्थिलरुद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एलएलडीसी 3 तुर्कमेनिस्तान में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन तुर्कमेनिस्तान के एक शहर आवाजा में हुआ है। तुर्कमेनिस्तान के कहाँ हुआ है? आवाजा शहर में हुआ है। ठीक है, लैंडलॉक डेवलपमेंट कंट्रियों के लिए तीसरा सम्मेलन है। ये किसका है? यूएन का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई कि सतनावरी गांव को, किसको? सतनावरी विलेज का नाम है। सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज बनाया जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है? सतनावरी गांव, सतनावरी गांव बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। जिसे क्या बनाया जाएगा? देश का पहला, भारत का पहला क्या? स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज। भारत का पहला स्मार्ट और इंटेलिजेंस विलेज कौन से, किस गांव को बनाया जाएगा? सतनावरी को बनाया जाएगा। और ये कहाँ है? बिहार में है। सतनावरी गांव जिसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज बनाया जाएगा, बिहार राज्य में स्थित है। यह गांव बांका जिले के राजौन प्रखंड में स्थित है। राजौन प्रखंड में, बांका जिले के राजौन प्रखंड में। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जोमोटो, जोमोटो जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? शाहरुख खान को चुना गया है। इन्होंने जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? शाहरुख खान को बनाया है। देखिए, देखते हैं, आइए देश, अपने देश के सभी ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। अब जब ब्रांड एम्बेसडर की बात ही आ गई तो सभी ब्रांड एम्बेसडर पर एक नज़र सरसरी डाल ही लेते हैं। विराट कोहली, विराट कोहली पंजाब नेशनल बैंक के हैं, अमेरिकन टूरिस्टर के हैं और उबर इंडिया के हैं। मान्यवर के हैं, फिलिप्स के हैं, रेमिट टू इंडिया के हैं, यम स्नैक्स के हैं, ल्यूमिनिक्स पावर का अमेजन ब्रांड के हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं? विराट कोहली पंजाब नेशनल के, अमेरिकन टूरिस्ट के, उबर इंडिया के, मान्यवर के, फिलिपन्स के, रेमिट टू इंडिया के, यम स्कैन्स के, ल्यूमिनिक्स पावर का अमेज ब्रांड है। महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी नेटमेट्स के, स्किन कर्स के, मोमेंटम झारखंड के, ड्रीम 11 के, इंडिगो पेटेंस, इंडिगो पेटेंस के और सुमाधुरा ग्रुप के, सुमाधुरा ग्रुप के कौन है? ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। पीवी सिंधु, गैटोरेड और ब्रिजस्टोन, ब्रिजस्टोन और गैटोरेड के कौन है? पीवी सिंधु। हार्दिक पांड्या गल्फ ऑयल के है। जसप्रीत बुमराह जंगल, जसप्रीत जैंगल। रोहित शर्मा किसके हैं? शर्मा साहब टीवी, शर्मा साहब टीवी के हैं रोहित शर्मा। विश्वनाथ आनंद पोकर स्पोर्ट्स लीग के, विश्वनाथ आनंद किसके हैं? पोकर स्पोर्ट लीग के कौन है? विश्वनाथ आनंद है पोकर स्पोर्ट लीग के। आगे चलते हैं। हिमा दास असम सरकार का खेल मंत्री से स्मृति मंदाना। बांटा का नया स्पोर्ट वियर ब्रांड पावर, बांटा का नया स्पोर्ट वियर ब्रांड है जो पावर है, उसकी स्मृति मंदाना। संदीप पाटिल इंडोर क्रिकेट स्टेडियम, इंडोर क्रिकेट स्टेडियम के संदीप पाटिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में ही। सरकार द्वारा सरकारी जो ब्रांड एम्बेसडर है, सरकारी जो ब्रांड एम्बेसडर है यानी कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको कौन प्रमोट करता है, उसके बारे में देखते हैं। अमिताभ बच्चन जी किसके हैं? शहरी खाद्य अभियान, प्लस पोलियो अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। अमिताभ बच्चन जी शहरी खाद्य अभियान, प्लस पोलियो अभियान और स्वच्छ भारत अभियान। प्रियंका चोपड़ा अतुल्य भारत विद्या, बालन समाज सेवी पेंशन की योजना और राष्ट्रीय स्वच्छता राजदूत। ठीक है। सलमान खान किसके हैं? सलमान खान अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन के राजदूत है। स्वच्छ भारत मिशन के भी है। माधुरी दीक्षित माँ का पूर्ण स्नेह, माँ का पूर्ण स्नेह। ठीक है, माधुरी दीक्षित किसकी है? माँ का पूर्ण स्नेह की है। शाहरुख खान पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर है। दीपिका पादुकोण भारतीय मनोरोग सोसाइटी, दिया मिर्जा स्वच्छ साथी की है।
दिया मिर्जा किसकी है? स्वच्छ साथी की है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी यूपी किसान योजना और समाजवादी किसान बीमा योजना, यूपी किसान योजना और समाजवादी बीमा किसान योजना कौन है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। पीवी सिंधु किसकी है? सीआरपीएफ की। पीवी सिंधु किसकी है? सीआरपीएफ की। कौन है? पीवी सिंधु। सचिन तेंदुलकर केरल का शराब और विरोधी और नशा विरोधी अभियान, केरल का जो शराब विरोधी और नशा विरोधी अभियान है उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर है। साक्षी मलिक किसकी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ क्या है? हरियाणा का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा का। साक्षी मलिक उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। अतुल्य भारतीय और राधिका पंडित किसकी है? सरकारी सहायता प्राप्त सामूहिक विवाह योजना, सरकारी सहायता प्राप्त जो सामूहिक विवाह योजना होती है उसकी कौन है? अतुल्य भारतीय और राधिका पंडित। आगे है यामी गौतम। यामी गौतम हिमाचल सरकार की वैश्विक निवेश बैठक 2019 की है। वरुण धवन कौशल भारत अभियान के, कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वरुण धवन। सुनील शेट्टी किसके हैं? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा जो खेल खेल में जो नशा करते हैं उनके खिलाफ ये सुनवाई करती है। बाबा रामदेव किसके? हरियाणा में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देते हैं। हरियाणा में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देते हैं बाबा रामदेव। कंगना रनौत उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किसकी योजना है? उत्तर प्रदेश की योजना। और उसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कंगना रनौत को। सोनू सूद दिल्ली सरकार का देश के मेंटर्स प्रोग्राम के लिए कौन है? सोनू सूद है। देश के मेंटर्स प्रोग्राम के लिए कौन है? सोनू सूद है। और ये देश के मेंटर्स प्रोग्राम किस राज्य से किस सरकार का प्रोग्राम है? दिल्ली की सरकार का प्रोग्राम है देश के मेंटर्स। इसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों कि निम्न में से किस देश में एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया है? तो सफलतापूर्वक ट्रायल एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी रुद्रास्त्र है जो भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल कर लिया गया है और ये रुद्रास्त्र भारत की मालगाड़ी है जो एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी है। देखिए इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम रुद्रास्त्र है, भारत का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है भारत में इसके। भारतीय रेलवे ने हाल ही में रुद्रास्त्र का ट्रायल रन किया है जो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। यह 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है। इसका निर्माण 6 बॉक्स वैगनों को जोड़कर किया गया है। यह 7 इंजनों द्वारा संचालित है। सबसे बड़ी मालगाड़ी एशिया की है। यह कितने इंजन द्वारा चलती है? 7 इंजन द्वारा चलती है और रुद्रास्त्र का नाम है। इसमें 354 वैगन जुड़े हुए हैं। ट्रायल रन पंडित दीनदयाल उपाध्याय से धनबाद तक किया गया है। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र है। इसका ट्रायल कहाँ से कहाँ तक किया गया है? डीडीयू से धनबाद, डीडीयू से दीनदयाल उपाध्याय से धनबाद तक इसका ट्रायल किया गया है। डीडीयू से धनबाद तक ट्रायल किया गया है। 7 इंजन से चलती है, 354 इसमें वैगन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने जानकी मंदिर की आधारशिला रखी है? जानकी मंदिर जहाँ सीता माता का जन्म, जहाँ सीता माता का जन्म स्थली है वो कहाँ थी? बिहार में। जानकी का मंदिर का आधारशिला रखी है किसने रखी है? अमित शाह जी ने रखी है। अमित शाह जी कौन है? गृह मंत्री है अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्री है और इन्होंने गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, और इन्होंने बिहार में जानकी मंदिर की आधारशिला नींव रखी है। देखिए कहाँ पे रखी है? सीतामढ़ी बिहार। 8 अगस्त गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। पुनौरा धाम को माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। सीता माता का जन्म स्थान कहाँ है? पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है और वहाँ पे अमित शाह जी ने जानकी माता मंदिर का आधारशिला रखी है। भारत में अब जब मंदिर की बात होगी तो भारत के सभी मंदिरों पर एक ससरी नज़र से गौर करते हैं। तो आइए दोस्तों एक नज़र में भारत के मंदिर। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मंदिर, पहले यहाँ के उत्तर भारत के काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और गंगा नदी के किनारे स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में, भगवान शिव को समर्पित है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कटरा में, यह मंदिर जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा कौन सी पर्वत पर है? त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है और देवी वैष्णो देवी को समर्पित है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ? जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा पर्वत पर है जो वैष्णो देवी को समर्पित है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, यह मंदिर स्वामी नारायण भगवान को समर्पित है और अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में है।
आगे चलते हैं बद्रीनाथ मंदिर। यह मंदिर भी उत्तराखंड में स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। केदारनाथ भगवान शिव को है, बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? गुजरात में। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कौन सा? सोमनाथ मंदिर है, जो कहाँ है? गुजरात में है, भगवान शिव को समर्पित है। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में है। यह मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध, लाइट ऑफ द एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है जिन्हें। महाबोधि मंदिर बिहार में है, यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर। दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। तिरुपति बालाजी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यह मंदिर भगवान की वेंकटेश्वर विष्णु का एक रूप को समर्पित है और दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। तिरुपति बालाजी, वेंकटेश्वर भगवान, वेंकटेश्वर यानी कि विष्णु भगवान को समर्पित है और दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह भी एक है, ठीक है ना। मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, तमिलनाडु में। यह मंदिर देवी पार्वती, मीनाक्षी और भगवान शिव सुंदरेश्वर को समर्पित है। मीनाक्षी और भगवान शिव सुंदरेश्वर को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु में। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ विष्णु का एक रूप को समर्पित है और अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा में। यह सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और अपनी अंगूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है और यह सौर ऊर्जा से संचालित पहला मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा। आगे चलते हैं। अन्य प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से? स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। यह मंदिर सिख धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। शिरडी साईं बाबा का मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह मंदिर साईं बाबा को समर्पित है। शिरडी साईं बाबा का मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह भगवान गणेश जी को समर्पित है। कामाख्या मंदिर, असम में। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। यहाँ अंबुबाची का मेला बढ़ता है। अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में। यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है ये, ठीक है दोस्तों। और पुष्कर मंदिर, पुष्कर में जैन धर्म का पहला मंदिर है, ओनली भगवान विष्णु को समर्पित है। वो भी पुष्कर मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, वो एक ही मंदिर है पूरे विश्व में। निम्न में से कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्न में से कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक अपना भारत है। मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? अपना भारत है मोटे अनाज में, ठीक है। बाजरा, दलहन ये आते हैं, तो मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। आगे चलते हैं। भारत दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 38% हिस्सा है। वैश्विक उत्पादन का 38% हिस्सा भारत उत्पादन करता है मोटे अनाज। भारत कितना मोटा अनाज उत्पादन करता है? 38% मोटा अनाज उत्पादन करता है वैश्विक हिस्से का। विभिन्न देशों में गेहूँ, सबसे ज़्यादा गेहूं का उपज होते हैं चीन में 1344 लाख मीट्रिक टन। फिर भारत गेहूं उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। भारत गेहूं उत्पादन में कौन से नंबर पे आता है? नंबर 2 पे आता है, ठीक है। भारत में 1076 लाख मीट्रिक टन होते हैं, लाख टन होते हैं। रूस तीसरे नंबर पे आता है और संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे नंबर पर आता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है। चीन है जो दुनिया का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है और मोटे अनाज में भारत है 38% विश्व का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय प्रेस परिषद के गठन को प्रक्रिया शुरू की गई है? कौन सी प्रेस परिषद का गठन किया गया है? 15वीं प्रेस परिषद का गठन किया गया है 1978 के प्रेस अधिनियम के तहत। 15वें नंबर की प्रेस परिषद का गठन किया गया है। 15वें नंबर की प्रेस परिषद का गठन किया गया है। तो देखिए, भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई भारत में एक वैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1979 में प्रेस परिषद अधिनियम 1978 द्वारा की गई थी।
प्रेस परिषद अधिनियम 1978 द्वारा 1979 में इसकी स्थापना होती है। क्या भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब होती है? 1979 में। अधिनियम कौन सा? 1978 का है। यह होती क्या है इसमें देखिए, परिषद में एक तो अध्यक्ष होता है, पारंपरिक रूप से एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, और 28 अतिरिक्त सदस्य होते हैं, जिनमें 20 मीडिया के सदस्य होते हैं, और 28 सदस्य परिषद में 5 भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के और उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 5 तो लोकसभा राज्यसभा के होते हैं, 20 मीडिया के होते हैं, और 3 साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नामांकित व्यक्ति के रूप में सांस्कृतिक, साहित्य और कानूनी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। टोटल 28 होते हैं, 20 मीडिया के होते हैं, 5 लोकसभा राज्यसभा के होते हैं, 3 ये साहित्य अकादमिक यूजीसी हो चाहे बार काउंसिलिंग हो, ये होते हैं। तो 15वें नंबर की भारतीय प्रेस परिषद का बनाने की जो क्या है प्रक्रिया चालू कर दी है। निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया है? भैया मोटे अनाज में तो अपना राजस्थान ही होता है आगे। मोटे अनाज में राज्य कौन सा है? राजस्थान। और ये क्या उत्पादन करता है? बाजरा। ये क्या उत्पादन करता है? बाजरा, ठीक है ना। मोटे अनाज में राजस्थान बाजरा उत्पादन में सबसे आगे है। यूपी कृषि प्रधान है, लेकिन ये बाजरा सबसे ज़्यादा नहीं करता। बाजरा सबसे ज़्यादा मोटा अनाज बाजरा है, जो उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में ही होता है। आपनो राजस्थान। वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में मोटे अनाज बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। कृषि वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान को भारत में बाजरा, मोटे अनाज या श्री अन्न के रूप में जाना जाता है। बाजरे को किसके रूप में जाना जाता है? श्री अन्न के रूप में किससे जाना जाता है? किस अनाज को श्री अन्न के रूप में जाना जाता है? बाजरे को अग्रणी उत्पादन के रूप में पहचाना गया, जिसका कुल उत्पादन 180.15 लाख टन है। बाजरे का उत्पादन 180.15 लाख टन है और श्री अन्न के रूप में पहचाना जाता है। मोटे अनाज में राजस्थान पहले नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन सरकारी ई मार्केट पैलेस का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया? किस दिन सरकारी ई मार्केट पैलेस, गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, GEM, GE और M, गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस का 9वां स्थापना दिवस 8 अगस्त को मनाया गया। गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस का 9वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 8 अगस्त को मनाया गया, ठीक है। ये क्या है? सरकारी ई मार्केट पैलेस। सरकारी ई मार्केट पैलेस ने 9वां स्थापना दिवस मनाया। वित्त वर्ष 2024-25 में 5.4 लाख करोड़ का सरकारी ई गवर्नमेंट मार्केट पैलेस दर्ज किया गया। कितने करोड़ का किया गया? 5.4 लाख करोड़ का किया गया। क्या? गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस 2024-25 में। नए गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस सुधारों के तहत 97% ऑर्डर लेन देन शुल्क से मुक्त किए गए हैं। 97% जो ऑर्डर है लेन देन शुल्क से क्या किए गए हैं? इनको मुक्त किया गया है। और 2024-25 में सरकारी ई मार्केट पैलेस ने 9वां स्थापना दिवस मनाया तो 5.4 लाख करोड़ की GMV दर्ज की है। GEM महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, MSC, SHG और कारीगरों को मुख्य धारा से खरीद से जोड़ता है। प्रधानमंत्री के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। प्रधानमंत्री का स्लोगन क्या था? न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप पारदर्शी, समावेशी और कुशल सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने के लिए 2016 में शुरू की गई थी। GEM जो गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस है, ये कब शुरू की गई थी? 2016 में की गई थी। और इस किसके तहत की गई थी? किस थीम के तहत की गई थी? न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन थीम के तहत 2016 में इसकी की गई थी। और 2024-25 वित्तीय वर्ष में मार्केट पैलेस ने 9वां स्थापना दर्ज किया है तो GMV 5.4 लाख करोड़ दर्ज की गई है, ठीक है। 97% ऑर्डर लेन देन शुल्क से मुक्त कर दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि IIT दिल्ली ने निम्न में से किसके साथ मिलकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक लॉन्च किया है? जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक किसके साथ मिलकर किया गया? IIT गांधीनगर के साथ मिलकर IIT दिल्ली ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक जारी किया है। IIT दिल्ली ने IIT गांधीनगर के साथ मिलकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक जारी किया है। और जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के बारे में आइए देख लेते हैं। IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता और सूचकांक विकसित किया है। यह बाढ़ की अवधि, ऐतिहासिक रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र आदि को ध्यान में रखकर बाढ़ के प्रभाव का आकलन करता है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के बारे में DFSI
जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक, इसे जिला स्तर पर बाढ़ की गंभीरता को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आपदा योजना और प्रबंधन के लिए भारत की प्रमुख प्रशासनिक इकाई है। समग्र डीएफएसआई में यानी कि जिला बाढ़ गंभीरता योजना में 6 कारक शामिल किए गए हैं, जिन्हें 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक है, इसमें कितने कारक शामिल किए गए हैं? 6 कारक शामिल किए गए हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। बाढ़ की घटना की आवृत्ति को दर्शाने वाले चर, बाढ़ की घटनाओं की संख्या, बाढ़ की औसत अवधि, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और उनकी जनसंख्या। बाढ़ के कारण होने वाली क्षति को दर्शाने वाले, किसी जिले में लोगों की मृत्यु कितनी होगी, घायल लोगों की संख्या कितनी है। इस प्रकार से इसको किसको जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक को 6 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। और किसने की गई है? आईआईटी दिल्ली ने आईआईटी गांधीनगर के साथ मिलकर जिला बाढ़ सूचकांक गंभीरता सूचकांक के बारे में विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू, राम राम, सभी को थैंक यू। आपका दिन मंगलमय रहे, आपका दिन मंगलमय रहे। दोस्तों, आप सब चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। आप सभी को यही धन्यवाद। एक बार फिर से आपका दिन मंगलमय हो। आप सबको नमस्कारम।